हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आइल्स मास्टर क्लास 7। तो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड रीडिंग के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि कितने भी क्वेश्चंस आते हैं विद एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आपको किसी भी तरीके से आइल्स या पीटी की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, या आप स्टडी वीजा, वर्क परमिट और पीआर के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी यूट्यूब के नीचे अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। रीडिंग रीडिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर आप 9 बैंड भी ले सकते हो, बस आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। तो सबसे पहली टिप एंड ट्रिक जो आपको अपने रीडिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले दिमाग में रखनी है वो है सेट द टाइमर बिफोर सॉल्विंग अ रीडिंग टेस्ट। देखिए, रीडिंग का एग्जाम 1 घंटे का होता है, तो आपको रीडिंग हमेशा, जब भी आप रीडिंग करिए तो आप टाइमर लगा के करिए। ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग को सॉल्व कर रहे हैं, आपने 15-20 मिनट करी, आपने हाफ एन आवर करी और आपको ऐसा लगा कि अब आपको मेंटली आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो और आपने उसको वहीं पे बीच में छोड़ दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब भी आप अपनी रीडिंग करें तो टाइमर जरूर सेट करें, और 1 आवर का टाइमर सेट करें। कुछ स्टूडेंट्स अगर रीडिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और वो अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो 1 आवर की बजाय 55 मिनट्स या 50 मिनट्स का टाइमर भी सेट करके रीडिंग कर सकते हैं, जिससे उनकी स्पीड और बेटर हो जाएगी, उनकी रीडिंग को सॉल्व करने की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी, जिससे एग्जाम में डेफिनेटली उनका स्कोर और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंड टिप एंड ट्रिक: बिफोर रीडिंग, read the question type properly and try to take the idea of the passage from the question. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जब भी आप अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप उसके क्वेश्चंस को पढ़ें, ना कि रीडिंग को पढ़ें। सबसे पहले आपने अगर एक बार हेडिंग देख लिया है कॉर्क, इस हेडिंग को देखने के बाद डायरेक्टली मूव टू योर क्वेश्चंस। डू नॉट स्टार्ट रीडिंग, रीडिंग मत स्टार्ट कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन पे मूव कीजिए। अब ये देखिए, यहाँ लिखा है क्वेश्चन 1 to 5, और ये मुझे साफ पता चल रहा है कि ये ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इनको जल्दी से पढ़ने की कोशिश करूंगा, ताकि मुझे कहीं ना कहीं एक आइडिया पता चल जाए कि पैसेज किस बारे में है। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल जाए पैसेज के बारे में। तो मैं जल्दी से पढ़ूंगा। तो कॉर्क हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ सिंथेटिक कॉर्क विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर एज नेचुरल कॉर्क। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे भी आ जाऊंगा। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मेरे क्या है: चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर योर ईच आंसर। ठीक है जी। दूसरी बात कह रहा है कि वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, और नीचे आपको ये 13 तक गिवन है। तो इसके अंदर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मैं मैक्सिमम याद रख सकता हूँ, रिटेन रख सकता हूँ, इन क्वेश्चंस को पढ़ के वो मैं करूंगा। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू मेमोराइज द कीवर्ड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिक है, और इस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत ज्यादा अपना रीडिंग के अंदर टाइम सेव कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, जल्दी से पैसेज से ही देखते हैं। अब देखिए, जैसे जब मैं क्वेश्चंस को रीड आउट कर रहा हूँगा, तो मुझे एक बहुत क्लैरिटी रहनी चाहिए कि इट मे बी कि मेरी रिटेनिंग पावर, कि मैंने क्वेश्चंस को एक बार पढ़ने के बाद जो मेरे ब्रेन में उनको समझने की कैपेसिटी है, उनको याद रखने की कैपेसिटी है, इट मे बी कि मेरी इतनी अच्छी ना हो कि मैं उसको बहुत लंबे टाइम तक याद रखूं। बट कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हमेशा हमारे मेमोरी में रह जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, क्वेश्चन 1 है द कॉर्क ओक हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। अब इट मे बी कि मुझे पूरा सेंटेंस याद ना रहे, लेकिन थिकेस्ट बार्क यहाँ पे एक मेरा कीवर्ड का काम करेगा कि हाँ, मुझे ये ध्यान रखना है कि थिकेस्ट बार्क, जब मैं अपना पैसेज को रीड कर रहा हूँगा, अगर वो मुझे कहीं पे मिल जाता है तो मुझे समझ जाना चाहिए कि शायद मुझे मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इंडिविजुअल कॉर्क ओक ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट फॉर 25 ईयर्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड हार्वेस्ट। अब कहता है कि जो इंडिविजुअल कॉर्क ओक ट्री हैं वो 25 साल तक छोड़ दिए जाते हैं फर्स्ट और सेकेंड हार्वेस्ट में।
अगेन इट मे बी कि पूरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में रिटेन नहीं रहे, लेकिन इसका कीवर्ड 25 ईयर्स, ये 25 ईयर्स डेफिनेटली मेरे को ज्यादा याद रहेगा इन कंपैरिजन टू पूरा सेंटेंस। तो मेरे पास दो क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं और दो कीवर्ड आए हैं। एक पहला आया था थिकेस्ट बार्क, दूसरा आया था 25 ईयर्स। तो जब मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूंगा और मुझे कहीं पे थिकेस्ट बार्क वर्ड मिलता है या कहीं पे मुझे 25 ईयर्स वर्ड मिलता है, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि शायद मेरा क्वेश्चन का आंसर भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमें क्या बात कहती है? अंडरलाइन द आंसर इन योर रीडिंग बुकलेट, दिस विल सेव योर टाइम। अब इसके अंदर क्या चीज है? अब देखिए, हमारा जो रीडिंग का पैसेज होता है उसकी लेंथ काफी बड़ी होती है। तो इट मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं जब उसको रीड कर रहा हूं और मुझे कोई आंसर मिले, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो मुझे वो पर्टिकुलर सिचुएशन याद है, वो पर्टिकुलर प्लेस याद है, बट अगर मैं आगे रीड करना शुरू करूं तो मुझे वापस आने में और टाइम लगेगा। तो बेस्ट चीज है आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब जैसे देखिए, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कीवर्ड वाला कि 25 ईयर्स हम दिमाग में अपने रिटेन रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं सेम काम करूंगा। अब देखिए, मुझे यहाँ पे दिख गया कि 25 ईयर्स है, तो ये 25 ईयर्स वाले वर्ड को मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है। अब इसका मुझे बेनिफिट क्या होगा? अभी देखिए, मैंने अभी रीडिंग स्टार्ट भी नहीं करी है, बस वो नंबर था इसलिए वो मुझे दूर से ही हाईलाइट हो गया और वो मुझे नंबर क्लियरली दिख गया। तो इस 25 ईयर्स को मार्क करने से क्या होगा कि अगर मैं ध्यान से भी रीडिंग नहीं कर पा रहा हूं या बाय चांस मैंने ये 25 ईयर्स वाली बात को स्किप कर दिया है, तब भी मैं इजीली इस लोकेशन को देख के समझ जाऊंगा कि यहाँ पे शायद मैंने इसको अंडरलाइन किया है, तो ये शायद मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो पैसेज के अंदर आपको जहां पे भी फील होता है कि यहाँ पे मुझे आंसर मिल सकता है, जस्ट मार्क इट। जितना मर्जी मार्क कीजिए, आपको कोई इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पेंसिल से यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि शायद ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टिप पे हम अपनी मूव करते हैं। फोकस ऑन रीडिंग बेटर देन रीडिंग फास्टर। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जिन स्टूडेंट्स ने रीडिंग अभी स्टार्ट नहीं करी है करनी आइल्स के एग्जाम के लिए या किसी और एग्जाम के लिए भी, तो मैं उनको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप क्वालिटी पे ज्यादा फोकस कीजिए, ना कि जल्दी जल्दी पढ़ने में। क्योंकि डेफिनेटली जब जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी स्पीड तो इम्प्रूव होगी ही होगी, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको देख रहे हो टेक्स्ट को कि मुझे उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे उसको, आप उसको समझ पाओगे, तभी डेफिनेटली आप उसको ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट टिप पे मूव करते हैं। मेन फोकस इज टू फाइंड द आंसर, so keep looking for answers when you are reading the passage. अब सेम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जब मैं रीड कर रहा हूं और मुझे ये वर्ड मिल गया 25 ईयर्स, अब मैंने इसको अंडरलाइन भी कर लिया है कि यहाँ पे मेरा आंसर होगा। तो अब मुझे यहाँ पे अगर आंसर मिल गया है तो मुझे अपनी रीडिंग यहीं पे रोक देनी चाहिए। यहाँ पे रीडिंग को मैं स्टॉप करूंगा और मैं फिर से नीचे जाऊंगा और मैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 को, जहां पे मेरा कीवर्ड 25 ईयर्स प्रेजेंट है, उसको मैं फिर से एक और बार रीड करूंगा। और इसको रीड करने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहां से मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। इससे मेरा क्या बेनिफिट होगा? हमें यह समझना है कि हमारी टेंडेंसी है, हमारा टारगेट है कि 40 नंबर जो हमारे को रीडिंग में मैक्सिमम नंबर होते हैं, उसमें मुझे मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर गेन करना है। मेरी टेंडेंसी ये नहीं है कि मुझे एक एक लाइन समझ आनी चाहिए। यहां तक कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने रीडिंग स्टार्ट करी है और आपको इस पैराग्राफ तक या इस सेंटेंस तक जो मैंने मार्क किया है, यहां तक आपको आपके सारे आंसर्स मिल चुके हैं, तो डू नॉट रीड आफ्टर दैट। आपको इसके बाद रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आगे कुछ टेक्स्ट बच रहा है, इसको रीड मत कीजिए। अगर आपको सारे आंसर्स मिल गए हैं, जस्ट जंप टू द नेक्स्ट पैसेज, अगले पैसेज पे चले जाइए। बिकॉज रीडिंग एक टाइम एग्जाम है।
अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने नंबर्स को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट टिप पे चलते हैं। राइट डाउन द वोकैबुलरी वर्ड about which you are not sure and learn them. You can also carry a pocket diary. ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अवेयर ही नहीं होते जिसके लिए। देखिए सिंपल सी बात समझिए कि जो आपकी कोई भी आप लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं उसके सिर्फ दो पार्ट्स हैं। एक वो ग्रामर जिसकी हेल्प से आप उस सेंटेंस को बना रहे हैं, एक वो वोकैबुलरी वर्ड्स जो उस सेंटेंस के अंदर यूज हुए हैं। तो सिर्फ दो सिचुएशन हो सकती हैं कि आपको कोई चीज ना समझ आए। एक चीज है कि आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है। अब ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेंसेस, उसकी तो मैंने कंप्लीट सीरीज पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, तो आप कंप्लीटली फ्री में वो सीरीज तो देख ही सकते हैं। तो वहां से आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है अपनी वोकैबुलरी की, मुश्किल वर्ड्स की। तो उसके केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं और आपको कोई भी मुश्किल वर्ड मिल जाता है, जस्ट मार्क इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ और मुझे रिमार्केबल वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो मैं बस इस वर्ड को अंडरलाइन कर दूंगा। और जब मेरी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब मैं पूरी तरीके से रीडिंग कर चुका हूं, उसके बाद जितने भी वर्ड को मैंने वोकैबुलरी के लिए अंडरलाइन किया था, उसको मैं एक डायरी में, पॉकेट डायरी में मैं नोट डाउन कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं पॉकेट डायरी ही क्यों सजेस्ट करता हूँ, आपका कोई रजिस्टर क्यों नहीं सजेस्ट करता, या आपकी कोई नोटबुक क्यों नहीं सजेस्ट करता? देखिए वोकैबुलरी आप सिर्फ तभी याद कर सकते हैं जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, आप बार बार उसको देखें वर्ड को, तभी आपके दिमाग में वो वोकैबुलरी का वर्ड फिट होगा। तो पॉकेट डायरी एक ऐसी चीज है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं और आप उसको अपने साथ पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, और आप कभी भी खाली बैठे हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपनी पॉकेट डायरी को निकाल के अपने वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी कम यूटिलाइज होगा और साथ के अंदर आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, जो फर्दर आपकी रीडिंग को इंप्रूव करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल. Do not overspend your time on any particular passage. Spend 19 to 20 minutes on each passage. ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। हमें पता है कि 3 पैसेज हैं, 60 मिनट्स हैं आपके पास टोटल उन 3 पैसेजेस को करने के लिए। तो अगर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं तो 20 मिनट्स ईच हर पैसेज को मिलने चाहिए। बट काफी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि फर्स्ट पैसेज के अंदर या सेकंड पैसेज के अंदर ही 25 मिनट्स 27 मिनट्स यूटिलाइज कर देते हैं। तो लास्ट जो थर्ड पैसेज होता है उनके पास उसको करने के लिए सिर्फ 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट इतना ही बचता है, जिसके अंदर उनको बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। तो ये समझिए, आप कोई भी पैसेज कर रहे हैं, हर के अंदर 13 या 14 क्वेश्चन ही हैं। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लास्ट पैसेज के लिए टाइम को कम रखेंगे, जिसकी वजह से आपका रीडिंग डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगी। तो टाइम मैनेजमेंट पे तो आपको बहुत ही ज्यादा काम करना है कि इक्वल टाइम देना है अपने सारे पैसेजेस को। नेक्स्ट थिंग, ऑलवेज राइट आंसर इन कैपिटल लेटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर आंसर इज चाइल्डहुड, देन राइट इट एज इन कैपिटल लेटर चाइल्डहुड. अब देखिए, ये आपको नंबर बढ़ाने में हेल्प कर रहा है उस केस में जब आपका आंसर तो ठीक है, बट शायद आपने कुछ और गलती कर दी है जिसकी वजह से आपका नंबर कट सकता है। बड़ी कॉमन सी बात है कि हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो उसका पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। बट हम लोग कभी अननोइंगली उसका पहला अक्षर छोटा लिख देते हैं। लेकिन आइल्स के अंदर अगर ऐसा करते हैं तो आपका वो आंसर गलत माना जाएगा। तो इसके लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप जितने भी आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका कंप्लीट आंसर को, हर वर्ड को आप कैपिटल के अंदर ही लिखें। उससे आपका जो भी प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो आंसर लिखा है स्मॉल में लिखा है, उसकी वजह से आंसर आपका गलत एग्जामिनर ने कर दिया है, वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, हैंडराइटिंग इज वेरी क्रूशियल. राइट आंसर्स क्लियरली इन आंसर शीट. ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो केयरलेसनेस की वजह से आपके फ्री के नंबर डिडक्ट करवाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एल और आई को एक जैसा लिख देते हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट्स बी और डी के अंदर कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा, आपको हर वर्ड बहुत क्लियरली लिखना है। उसको लिखने के बाद एक बार अच्छे से देखिए कि क्या आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि वो एग्जामिनर को प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती है आंसर समझने में। और अगर ऐसा है तो जस्ट इरेज इट प्रॉपरली एंड देन राइट इट अगेन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अटेम्प्ट ऑल द आंसर्स even if you are not sure about the answer because there is no negative marking। अब वो कहता है कि आप हर सिचुएशन में सारे आंसर्स को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो इट मे बी एंड के अंदर अगर आपके पास 2 मिनट बचे हैं और आपके पास 5 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चन बच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उन पांचों को अटेम्प्ट करना चाहिए। बिकॉज इट मे बी कि आपका शायद उस दिन लक अच्छा हो और आपके उन 5 में से 3 या 2 सिर्फ आपके गेस करने की वजह से ठीक हो जाएं। तो अटेम्प्ट हमेशा 40 के 40 क्वेश्चंस को कीजिए। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी इज द की। ट्राई टू बी रेगुलर इन योर रीडिंग प्रैक्टिस। ब्रेक्स कैन अफेक्ट योर रीडिंग इन अ नेगेटिव मैनर। देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको हर फील्ड में ऑब्जर्व होगी, लेकिन रीडिंग के अंदर तो इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही होता है। अगर बात करते हैं रीडिंग की, तो रीडिंग में आपको ये समझना होगा कि अगर आप 2 महीने से रीडिंग कर रहे हैं और आप 1 महीने के लिए रीडिंग छोड़ने करना, तो जितनी भी मेहनत आपने करी है वो डेफिनेटली आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने एक बार एग्जाम देने का मन बना लिया है तो आप ये मान लीजिए कि रीडिंग तो आपको इस तरीके से करनी है जिस तरीके से आप खाना खाते हैं। आपको एक दिन के अंदर कम से कम 1 घंटा मिनिमम, मतलब एक रीडिंग की बुकलेट कंप्लीट करनी ही है, और ये मिनिमम है। अगर आप और ज्यादा कर सकते हैं तो वो और अच्छी बात है, लेकिन आप बीच में ब्रेक नहीं ले सकते जब भी आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट टिप इज, you can also read English newspaper and novels because they can help you to improve reading speed। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कहते हैं कि सर हम एक बुकलेट को कंप्लीट कर पा रहे हैं, 1 घंटा रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें और रीडिंग बुकलेट करने का मन नहीं करता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आप कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर परचेज कर लीजिए, आप कोई नॉवल परचेज कर लीजिए। इसकी हेल्प से आपको डेली अपडेट भी होता रहेगा कि हमारी एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से, और साथ के अंदर आप इंग्लिश के टच में भी रहेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड द लास्ट टिप जो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपको सबसे एंड में यूज करना चाहिए, दैट इज स्किमिंग। स्किमिंग इज गुड बट ट्राइज टू अवॉइड इट। अब बहुत सारे आपको एग्जामिनर्स, टीचर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ हल्का सा इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको समझ आता है ठीक है, नहीं आता तब ठीक है, आप आंसर पे फोकस कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूंगा। बट अगर अभी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है या अभी आपने नई नई तैयारी स्टार्ट करी है, तो मैं कहता हूं कि स्किमिंग आप थोड़ा सा बाद के लिए बचा के रखें। आप एंड डेज में इसको यूज कर सकते हैं। इनिशियल प्रेफरेंस आपकी यही होनी चाहिए कि आप कोशिश कीजिए कि आपकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, और उस अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के बाद आप अपनी रीडिंग की स्पीड को इंप्रूव करें। बिकॉज अगर आप शुरू से ही स्किमिंग की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग पे से तो कंप्लीट ध्यान हट जाएगा। और अगर आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तभी आप 7, 7.5, 8 इतने बैंड्स ले सकते हैं या 9 बैंड ले सकते हैं। स्किमिंग जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए सजेस्ट की जाती है जो 2 या 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, या जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फिर भी कहीं ना कहीं वो अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो उस केस में स्किमिंग फिर भी आपको काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज मास्टर क्लास, जिसके अंदर हमने रीडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली टाइप योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।